नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। खबरदार के लेंस से हम खबरों की शुरुआत सबसे पहले करते हैं ये आंकते हुए कि आपके हिसाब से ये खबर किस तरह की होने वाली है। सबसे पहले चीन से जो जुड़ी खबर है उसके बारे में जान लेना ये जरूरी है कि 6 तारीख की बातचीत के बावजूद किस तरीके से सीमा पर वो हलचल जारी है। 6 जून की बातचीत के बावजूद चीन का शक्ति प्रदर्शन जारी है। आज एलएसी पर दिखे चीन के हेलीकॉप्टर। चीनी सैनिकों को मदद पहुंचाने के लिए यह हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, उन्हें रसद पहुंचाने के लिए भारत के बॉर्डर से बिल्कुल सट कर उड़ रहे हैं हेलीकॉप्टर्स। पिछले 8 से 10 दिन से बॉर्डर पर लगातार इस तरह की हलचल जारी है। चीनी सेना के लड़ाकू विमान भी लद्दाख के पास उड़ान भरते हुए देखे गए। भारत के वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह भारत चीन बॉर्डर पर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा भी लेने पहुंचे। 10 से 12 चीनी लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख के करीब हुतान गलगुनसा बेस के पास तैनात किए गए। अच्छा, अच्छी खबर भी सुन लीजिए, वो ये कि चीन के आर्थिक हमलों पर भारत आक्रामक है। चीन का विदेशी निवेश एक हथियार है। चीन का मकसद चौतरफा निवेश और बाजार पर कब्जा करना है। भारत कोरोना काल में चीन के आर्थिक गेम के खिलाफ आक्रामक है। चीन से होने वाले निवेश पर भारत की कड़ी नजर है। चीन का निवेश तकनीकी और डेटा जमा करने वाली कंपनियों में है। वित्तीय वर्ष 2020 में $4 अरब का निवेश किया। पैसे के चाइनीज खेल से पूरी तरीके से सावधान है भारत। अब एक और खबर जो कश्मीर से आ रही है वो ये कि आतंकवादियों की वहां पर शामत आई हुई है। शोपियां में 24 घंटे के अंदर 9 आतंकियों का सफाया किया गया है। रविवार को 5 आतंकी, आज सुबह 4 आतंकी मारे गए। कोरोना काल में पाकिस्तान के आतंक का विश्लेषण हम करेंगे। जरूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा जो कि पाकिस्तान से हो रही गोलीबारी का जवाब कैसे दे रहे हैं भारत के सुरक्षा बल। चिंताजनक खबर यह है कि भारत में कोरोना के मामले 2.5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। 0 से 1 लाख केस 111 दिन में हम पहुंचे थे। 1 लाख से 2 लाख केस 15 दिन में। अब भारत में केस दोगुने होने की रफ्तार दुनिया में बढ़ गई है। क्या ऐसे समय में सब कुछ अनलॉक करना सही है? क्या बढ़ते संक्रमण में मॉल खोलना, मंदिर खोलना, सारे धार्मिक स्थल खोलना, रेस्टोरेंट खोलना सही है? ये सवाल आज हम उठाएंगे और आपको खबरदार करेंगे। लेकिन सबसे पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा जो कि भारत और चीन के बीच की रेखा है, उससे जुड़ी हुई अहम खबर हम दिखाते हैं आपको। दरअसल बातचीत लगातार हो रही है। 6 तारीख को भी एक बातचीत हुई थी जिसमें लगा था कि चीजें बदलेंगी, चीजें सुधरेंगी, लेकिन चीन सुधरना जानता नहीं है और सुधरना चाहता नहीं है। उस सीमा पर किस तरह की हलचल रही है यह वाकई हैरान करने वाली है कि किस तरीके से वहां लगातार हेलीकॉप्टर्स का मूवमेंट देखा जा रहा है जो कि वहां पर सैनिकों को रसद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस सब के बीच भारत की भी तैयारियां हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की है। यह मुलाकात 6 जून को हुई। भारत चीन सैन्य स्तर की बातचीत की समीक्षा को लेकर हुई। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भविष्य की रणनीति तय करने के लिए मुलाकात कर रहे थे इन सबसे। रक्षा मंत्री की यह मुलाकात 1 घंटे से अधिक चली। सूत्रों के अनुसार भारत चीन के साथ सैन्य और कूटनीतिक स्तरों पर बातचीत जारी रखेगा, लेकिन सेना को भी पूरी तरह सतर्क रखा जा रहा है। सिर्फ लद्दाख नहीं बल्कि पूरी एलएसी पर भारतीय सेना अपनी तैयारियां तेज कर रही है। आज वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारत चीन बॉर्डर पर जाकर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने फॉरवर्ड पोस्ट ट्रिपेक ब्रिगेड का भी दौरा किया। बातचीत तो सिर्फ चीन का दिखावा है। असल मकसद है जमीन हड़पना, अवैध कब्जा करना और विस्तारवादी नाखूनों से अपने पड़ोसियों को जख्म देना। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सेनाओं के बीच तनाव कम करने के लिए कूटनीति और सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही है, लेकिन 6 जून को
दोनों सेनाओं के कमांडरों के बीच हुई बातचीत के सिर्फ 2 दिन बाद आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन के हेलीकॉप्टर नजर आए। पूर्वी लद्दाख के आसपास भारत से जुड़े बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर की ये नई हलचल बताती है कि चीन पर बातचीत का कोई असर नहीं हुआ है और वो दूसरे ही मूड में है। लद्दाख में चल रहे सैन्य विवाद के बीच चीन भारत के खिलाफ दोहरी रणनीति के तहत काम कर रहा है। एक तरफ वो भारत के साथ बातचीत की बात करता है तो दूसरी तरफ अपने पुराने सैन्य अभ्यास के वीडियो दिखाकर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की सेनाएं भी चीन की हर चालबाजी से निपटने के लिए हर मोर्चे पर पूरी तरह तैयार हैं। सूत्रों की माने तो इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल लद्दाख के पास इकट्ठा हुए चीनी सैनिकों की मदद करने के लिए किया जा रहा है। पिछले 8-10 दिन में बॉर्डर पर दोनों देशों की तरफ से हलचल बढ़ी है और चीन लगातार उस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाता दिख रहा है। इन दिनों चीन की तरफ से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल पेट्रोलिंग और सामान की सप्लाई के लिए किया जा रहा है। खास बात यह है कि वो भारत के बॉर्डर से बिल्कुल सटकर इन्हें उड़ा रहा है। इसके साथ ही चीनी सेना पीएलए के लड़ाकू एयरक्राफ्ट भी पूर्वी लद्दाख के पास उड़ान भरते देखे गए। वॉरफेयर में हेलीकॉप्टर्स अपनी अहमियत रखते हैं और चाइनीज एयरफोर्स शायद हमें यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो कितनी सुविधा से और कितनी चतुराई से हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस बॉर्डर के उस पार कर रहे हैं और वो सब उनकी ट्रूप डिप्लॉयमेंट, ट्रूप सपोर्ट, हेल्थ एंड रेस्क्यू और इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये सब लाजमी है। वो क्यों मीलों से अपनी ट्रक्स में सामान लेके आए जब उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं और जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन उनके लिए इतना आसान है। तो फिर हमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखना चाहिए और इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि उनके हेलीपैड्स कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं, जिससे कि अगर आवश्यक हो तो भविष्य में उन हेलीपैड्स पर हम निशाना लगा के उनको नेस्तनाबूद करने का पूरा प्रयत्न करें। भारत इस वक्त चीन के हुतान और गलगुनसा बेस पर नजर बनाए हुए है और चीन की हर हरकत का हिसाब रख रहा है। मई की शुरुआत के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है और पिछले दिनों जब चीन ने बॉर्डर पर फाइटर प्लेन को तैनात किया तो हालात और भी गर्म हो गए। सूत्रों के मुताबिक 10 से 12 लड़ाकू विमानों को हुतान गलगुनसा बेस पर तैनात किया गया है जो पूर्वी लद्दाख के पास के इलाके में है। इतना ही नहीं, चीनी विमान पूर्वी लद्दाख से 30 किलोमीटर दूर अपनी सीमा में उड़ान भरते हुए देखे जा चुके हैं। एलएसी पर भारतीय सीमा से ये दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर की थी। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को सीमा से 1 किलोमीटर तक आने की मंजूरी दी जाती है, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट अगर 10 किलोमीटर के दायरे से अंदर आता है तो उसे खतरा मानकर कार्रवाई की जाती है। एक पलड़े में जहां मिलिट्री लेवल की बातचीत चल रही है, वहीं दूसरे पलड़े में चीन अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। चीन ने अपना डिप्लॉयमेंट भी काफी बढ़ाया है। इसका मतलब यह है कि वो हमें हमेशा नेगोशिएशन टेबल पे रखना चाहता है और उस नेगोशिएशन टेबल पे भी खुद की स्थिति ज्यादा मजबूत रखना चाहता है। और ऐसा व्यवहार उसका केवल हमारे साथ नहीं है, वैश्विक पटल पर भी चीन ऐसा करता आया है। एक साथ कई फ्रंट खोल देता है और अपनी तौर से दूसरे देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की कोशिश करता है। चीन का सरकारी मीडिया भी लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने रविवार को हजारों सैनिकों के युद्धाभ्यास का वीडियो शेयर किया था, जिसके जरिए चीन का मीडिया यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सीमा पर चीन किसी भी समय अपने सैनिक और हथियार इकट्ठा कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने चीन के उत्तर पश्चिम में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया है। इसमें हजारों पैराट्रूप्स और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। ग्लोबल टाइम्स की हेडलाइन में कहीं नहीं लगा कि ये तस्वीरें पुरानी हो सकती हैं, लेकिन खबर में बताया गया कि ये 14 मई की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में चीनी सेना के वॉर गेम्स हैं, कड़े सैन्य ऑपरेशंस हैं। सवाल ये कि चीनी अखबार ने चीनी सेना की ये पुरानी तस्वीरें आखिर क्यों डाली, और वो भी मीटिंग के अगले ही दिन। इस तरह माइंड गेम खेलना चीन की पुरानी आदत है। ऐसे में भारत को बातचीत के साथ साथ चीन की इस प्रोपेगेंडा का जवाब भी देना होगा। ये सिर्फ एक प्रयत्न है हम पर दिमागी असर डालने के लिए कि हम शायद उससे सहम जाएं और पीछे हट जाएं, लेकिन हमें एक बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि ये वीडियोस सिर्फ हमारी फौजों के लिए नहीं है, ये वीडियो भारत के देशवासियों के लिए भी हैं
और उनको शायद ये लगने लगे कि चाइनीज कितनी तरीके से अपने को तैयार कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि चाइना के चेयरमैन जी जिनपिंग ने अपनी आर्म फोर्सेस को लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहा है। तो ये लाजमी है कि चाइनीज आर्म फोर्सेस सिर्फ ये युद्धाभ्यास न करें बट करते हुए दिखाई जाएं सारे संसार को, और ये सारे संसार को एक मैसेज जाने का प्रयत्न है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 6 जून को मीटिंग तो हुई थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नतीजा नहीं निकला जिससे तनाव कम हो। आगे भी बातचीत का सिलसिला जारी रह सकता है, लेकिन चीन की हरकतें बता रही हैं कि अभी तो अवैध कब्जे वाले इलाके में देर तक बैठने के वो मूड में है, जबकि भारत का जोर इस बात पर है कि अप्रैल वाली स्थिति वापस आ जाए। चीन की चालबाजियों को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठकर हालात का जायजा लिया। ऐसे में तीनों सेनाओं ने सरकार के सामने सुझाव और चीन के खिलाफ अपने विकल्प रखे। हालांकि भारत की कोशिश है कि इस मामले को बातचीत के जरिए हल कर लिया जाए। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। आपको इसके साथ ही बता दें कि चीन के राजदूत की तरफ से एक अहम बयान आया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भारत और चीन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से दोनों की बातचीत का रास्ता रहे खुला हुआ। शांति बहाली के लिए चीन अपनी तरफ से हर प्रयास कर रहा है। चीन के राजदूत की तरफ से ये बातें आई हैं। अब विरोधाभास भी आप साफ साफ देख रहे हैं कि एक तरफ उड़ते हुए आसमान के वो विमान, वहां पर जिस तरीके से मौजूदगी है चीन की सेना की एलएसी पर, और उसके साथ ही शांति बहाली के लिए इस तरह के संकल्प वाला ये बयान। लेकिन फिर भी भारत अपनी तरफ से खुले हृदय के साथ इन बातों को सुनकर और शांति की ही दिशा में काम करने के लिए इच्छुक है, अगर चीन वाकई कोई और बोली और एक्शन कुछ और न रखे। ये चीन के विदेश मंत्रालय का बयान है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि शांति सबसे अहम रखते हुए शांति की दिशा में काम किया जा रहा है और बातचीत के रास्ते को खुला रखा जाएगा। देश में देखें तो 3 मोर्चे खुले हुए हैं चीन को लेकर। अव्वल तो चीन से बातचीत का मोर्चा कि उससे बातचीत होनी है, शांति का रास्ता वहां से निकलना है। दूसरा जो मोर्चा है वो एलएसी पर खुला हुआ है और वहां पर सैनिकों की तैनाती भारत की तरफ से भी उतनी ही जितनी चीन की तरफ से की गई है। तीसरा मोर्चा राजनीति का मोर्चा हो जाता है जो देश के भीतर ही खुलता है और वो बयानों और सवालों की शक्ल में सरकार से नजर आता है। I am not concerned about what the Chinese media is releasing, the Global Times releasing all those videos. I am more concerned about what my government is doing, what my Prime Minister has to tell the country that how much territory have the Chinese army occupied in Ladakh, in Galwan Valley, in Pongsan Su, in all those 8 fingers. Tell the country what is wrong in that. Because you don't want to say because your approval ratings will take a hit. Why is so much of silence being maintained by BJP and RSS supporters? आपने क्या हमको आज कितने किलोमीटर चीन अंदर आई, नहीं आई, कितने किलोमीटर की मांग नेपाल कर रही है, इत्यादि इत्यादि, उसके बारे में हमको आपने विश्वास में लिया, कॉन्फिडेंस की रेखा जो है बढ़ाई। आप उसमें सीमाएं रखिए, कितना देना है बताना है, कितना नहीं बताना है, कितना छुपाना है, कितना कब बताना है, वो भी आप ही निश्चित करिए। विश्व भर के अंदर एक बात का एहसास करा दिया कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण बच्चों का खेल नहीं है, यहां पर दंड दिया जाता है। पहले कहा जाता था कि अमेरिका और इजराइल 2 ही देश अपने जवानों के खून का बदला लेते थे। वो 2 देशों की सूची में मोदी जी ने मेरे और आपके देश महान भारत का नाम जोड़ने का काम कर दिया और भारत के गौरव को ऊंचा उठाने का काम, ढेर सारे काम। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी तरफ से अमित शाह के इस बयान पर ट्वीट के जरिए एक शेर को थोड़ा सा बदलकर
दिल को खुश करने के लिए शायद ये ख्याल अच्छा है करके उन्होंने एक तंज कसने की कोशिश की, जिस पर रक्षा मंत्री ने एक शेर के जरिए ही जवाब उनका दिया। बहरहाल, एक तरफ ये सारी लड़ाइयां हैं जो चल रही हैं और दूसरी तरफ एक और अहम मोर्चा है जो चीन के साथ हमारा खुला हुआ है और उसे हमें देखना होगा कि क्या उस विकल्प को भी तलाशा जा सकता है, क्योंकि आर्थिक मोर्चा बहुत अहम हो जाता है चीन जैसे देश के साथ जब हम डील करते हैं। ऐसे में चीन जो अर्थव्यवस्था है अपनी, उसका विस्तार करने के लिए कई देशों की तरफ अपने पांव पसारने की कोशिश करता है कि निवेश के जरिए बहुत कुछ हासिल कर सके। दूसरे देशों पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए चीन बड़े पैमाने पर निवेश करता है। उसकी कोशिश होती है पूरे बाजार पर कब्जा करना। इस मामले में चीन और भारत की लड़ाई पुरानी है, लेकिन कोरोना काल में भारत चीन के इस आर्थिक गेम के खिलाफ बहुत आक्रामक हो गया है। 12 अप्रैल को चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड में 0.2% का हिस्सा खरीदा। इस चाइनीज बैंक के पास पहले से 0.8% का हिस्सा था। इस तरह इसने 1% का हिस्सा खरीद लिया और ये देखते ही सेबी के कान खड़े हो गए। 17 अप्रैल को भारत ने चीन से होने वाले विदेशी निवेश पर अपने नियम और कड़े कर दिए ताकि चीन कोरोना वायरस के दौरान भारत में निवेश करके कोई बड़ा आर्थिक उलटफेर न कर सके। भारत में चीन से होने वाले निवेश सीधे तौर पर $2 अरब 30 करोड़ है। हालांकि चीन यह दावा करता है कि भारत में उसका सीधा निवेश $8 अरब है। यह निवेश देखने में कम लगता है, लेकिन ये आंकड़े पूरी तस्वीर पेश नहीं करते। भारत में चीन की कंपनियों से होने वाला निवेश दूसरे देशों के जरिए होता है। इस पर भारत सरकार की नजर है। पेटीएम, ओला, स्नैपडील, ओयो रूम्स और बाइजूस जैसे बड़े स्टार्टअप्स में चीन का पैसा लगा हुआ है। स्मार्टफोन बनाने वाली टॉप 5 कंपनियों में से 3 यानी शाओमी, वीवो और ओप्पो शामिल है। आईटी इंडस्ट्री से जुड़ी संस्था नासकॉम के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत के तमाम तकनीकी स्टार्टअप्स और संवेदनशील डेटा पर काम करने वाली कंपनियों को $4 अरब से भी ज्यादा फंडिंग मिली है। ऐसे भारत विदेशी निवेश के नए नियम चीन को ध्यान में रखकर लिख रहा है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, एक एक करके टुकड़ों टुकड़ों को जोड़कर अगर हम देखें तो एक बड़ी तस्वीर हमारे सामने आती है और वो बड़ी तस्वीर हम खबरदार में आपको दिखाते हैं। तो इस बड़ी तस्वीर का जो सबसे पहला पहलू है वो ये है कि 6 मई को बातचीत तो हुई, लेकिन उसमें से क्या निकल कर आया? 6 जून को यह बातचीत हुई, लेकिन इसमें से क्या निकल कर आया? अगर हम खुलकर देखें तो अभी तक पेपर पर कुछ नहीं कह सकते हैं ऐसा। अगले ही दिन 7 तारीख को चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लेख छापा और चीनी युद्ध अभ्यास का पुराना वीडियो डाला। 8 तारीख को चीन के हेलीकॉप्टर LAC के पास मंडराते देखे गए। इसका सीधा संकेत यह है कि चीन तुरंत हटने के मूड में नहीं है। वो लंबे समय तक इस विवाद को खींचना चाहता है, इसीलिए अपने सैनिकों तक लगातार रसद पहुंचा रहा है और बॉर्डर पर सैन्य साजो सामान को आक्रामक तरीके से बढ़ा रहा है। अपने एयरबेस का इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है। चीन को यह जवाब देने के लिए भारत ने क्या किया है यह भी समझिए। विवाद के बीच आर्मी चीफ जनरल नरवणे 22 मई को लेह में 14 कोर के हेडक्वार्टर पहुंचे थे, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। इसके बाद 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा CDS विपिन रावत और NSA अजीत डोभाल मौजूद थे। इसके बाद भारतीय सेना ने गलवान घाटी और पेंगोंग सो इलाके में UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल तैनात कर दिए। सैनिकों और सैन्य साजो सामान की संख्या एकदम चीन के बराबर रखी गई। 60 बोफोर्स तोपें तैनात कर दी गईं। वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख में अपनी गतिविधि बढ़ाते हुए चिनूक हेलीकॉप्टर्स को फॉरवर्ड इलाकों में उतार दिया। भारत ने चीन को जवाब देने के लिए उससे जुड़ती हुई सरहद पर अपनी तैनाती बढ़ा दी। लद्दाख के डेप्सांग और चुमार में भी फौजी टुकड़ियां जमा हो गई। वहीं उत्तराखंड के बरहोटी में सेना लगाई गई है। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तरी सिक्किम तक कई स्थानों पर सैन्य तैनाती बढ़ाई गई है। फिलहाल भारत और चीन के बीच एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच में तरह तरह के माइंड गेम्स चल रहे हैं और इस दिमागी युद्ध में भारत पीछे नहीं रहेगा, चीन को आगे बढ़कर जवाब देगा। ये मोर्चा खुला हुआ है चीन के साथ, लेकिन पाकिस्तान के लगा मोर्चा शांत नहीं है। कश्मीर घाटी में आतंकवाद जिस तरीके से सर उठाता है और सुरक्षा बल जिसे उसे कुचलते हैं, इससे हम इतना ही कह सकते हैं कि ये साल जो है वो आतंकियों के लिए खासकर काल बनकर आया है।
पिछले 24 घंटों में भारतीय सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। इनमें से 4 को आज एनकाउंटर के बाद मारा गया। शोपियां के पिंजूरा इलाके की ये बात है और 5 आतंकवादी जो थे उन्हें कल ही मौत के घाट उतार दिया गया था। दरअसल टेररिस्ट को चैलेंज किया जाता है, उन्हें पहले सरेंडर करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब उनकी तरफ से आज फायरिंग की शुरुआत हुई उसके बाद इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। कश्मीर में आतंक के खिलाफ भारत के जांबाज वज्र बन गए। सुरक्षा बलों के ये जो जवान खड़े हैं, ये जगह है शोपिया का पिंजूरा, जहां आधी रात आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई और 4 खूंखार आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। कल शाम को और एक खबर मिली थी सुरक्षा बलों को कि शोपियां जिले के पिंजूरा इलाके में कुछ और मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, जिनमें एक कमांडर भी है। तो रात भर वहां पर तलाशी अभियान चल रहा था। आज सुबह जो ही पहली रोशनी आई तो वहां पर गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें ये 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। आज एक स्पेसिफिक इनपुट पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिंजूरा गांव में एक घर पे कॉर्डन किया। कॉर्डन करते वक्त वहाँ फायरिंग हुई और उसके जवाबी कार्रवाई में 4 टेररिस्ट मारे गए। उनके कब्जे से काफ़ी भारी मात्रा में असला और एमुनिशन मिला है। शोपिया के पिंजूरा में एनकाउंटर से एक दिन पहले शोपिया के रेबान में भी 5 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। यानी 24 घंटों में आतंक के 9 चेहरे मिटा दिए गए। इनमें से 2 आतंकी कमांडर थे। रविवार को जो आतंकी मारा गया उनमें A++ कैटेगरी का हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर फारूक अहमद भट्ट और नाली शामिल था। नाली सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही मुठभेड़ के दौरान बच निकला था। ये दोनों ऑपरेशन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पे किए गए और ऑपरेशन है वो अच्छी तरह एग्जीक्यूट किया गया। कोलैटरल डैमेज मिनिमम रहा और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अच्छी बात है। It was quality input and well coordinated efforts of all the security forces that resulted in successful operation without any collateral damage. The second part is containing the law and order and the crowd which usually gathered around the encounter site. So, as the Corps Commander has already said, that we are thankful to the general public that the parents and the people in the villages, they are able to, not allowing the youngsters to come out close to the encounter sites. कश्मीर में सुरक्षा बलों की सफलता कितनी बड़ी है, इसे यूं समझिए कि साल 2020 में अब तक 88 आतंकवादी मारे गए हैं। 280 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इस साल मारे गए आतंकवादियों में सबसे बड़ा नाम रियाज नाइकू का है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 22 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें 6 टॉप कमांडर हैं। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में आतंक पर जोरदार प्रहार हो रहा है। हालांकि कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या अभी भी 200 के पार है। श्रीनगर से शुजाउल हक और अशरफ वानी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। ये तस्वीरें आप और ये रिपोर्ट जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कश्मीर घाटी की। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान क्या कर रहा है? क्या वो इस बात की फिक्र करता है कि जो लोग हैं, जो कश्मीर की आवाम, जिस कश्मीर के लिए वो रोज खून के आंसू रोता है, उस आवाम की फिक्र करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिस तरीके से सीमा पर गोलाबारी लगातार पाकिस्तान करता है, उस गोलाबारी की जद में आम गांव वाले ही आते हैं, उनका नुकसान होता है। उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर के एक गांव से आज तक की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में रिहायशी इलाके में गिरा ये पाकिस्तानी सेना का गोला है। युद्ध विराम का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान ने तो
उरी सेक्टर में अपनी पिछली करतूतों से भी हदें लांघ दी। लंबे समय बाद इतने घातक तौर पर रिहायशी इलाके में हमला हुआ। पाकिस्तान की इन हरकतों का नतीजा तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा। कैसी तबाही लोगों के घरों तक पहुंची है, यह आपको नजर आ रहा होगा। उरी सेक्टर के इस गांव में पाकिस्तानी हमले के बाद सुरक्षा बलों को गांव वालों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा। बीमार है, बच्चे बड़ी परेशानी पड़ गई है, मकान खत्म हो गए। तो देख सकते हैं सर, पूरा गांव जो है, पूरा गांव परेशान है। बच्चे भी रोड पे हैं, सब बड़े बुजुर्ग जो भी थे, आपने देखा अभी बीमार लोग थे, उनको भी घरों से निकाला गया बाहर। फौज कल से हमारे साथ लगी हुई है, खासकर पुलिस जो है यहाँ पे। ये जो अभी देख सकते हैं लाइफ शेल जो था वो अभी ब्लास्ट किया गया है यहाँ पर। तो इसलिए गवर्नमेंट इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले ताकि जो आम गरीब लोगों की जानें जा रही हैं या नुकसान हो रहा है, गरीब इंसान का मकान नुकसान हो रहा है, उसके लिए सब कुछ वही है, तो इस चीज़ का एक मुकम्मल तौर पर सोल्यूशन निकाला जाए। उरी सेक्टर के रिहायशी गांव में पाकिस्तानी सेना की निर्लज्जता के बाद भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते ने कुछ बमों को निष्क्रिय भी किया। पाकिस्तानी सेना किस तरह गोलीबारी कर रही है, इसकी तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किरण और रामपुर सेक्टर से भी आई हैं। इस साल पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़ने की घटनाएं मई में ही 1500 के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। और इस सब के बीच कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, यानी चाइना के मोर्चे पर हम लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ रहे हैं और कोरोना के मोर्चे पर लड़ रहे हैं। मामले बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद जो रियायतें दी गई हैं अनलॉक 1 में, उसको लेकर भी एक पसोपेश है। देखिए ये रिपोर्ट। 25 मार्च से 67 दिन का संपूर्ण राष्ट्रीय लॉकडाउन लगा और फिर रियायतों के साथ ताला खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। 25 मार्च से अब तक 75 दिन बीत चुके हैं और अनलॉक 1 में आज से रियायतों का नया दौर शुरू हो गया। धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्तरां को भी छूट दे दी गई है। अब बस सिनेमा हॉल और शैक्षिक संस्थानों को लेकर ही बंदिशें बची हैं। भारत ने 25 मार्च से जिस लॉकडाउन की शुरुआत की थी वो 4 चरण में 31 मई तक जारी रहा। 5वां चरण 1 जून से शुरू जरूर हुआ, लेकिन उसका स्वरूप ऐसा है कि उसे लॉकडाउन नहीं अनलॉक कहा गया। और चर्चा इस बात को लेकर जोरों पर है कि जब देश में लगातार केस बढ़ रहे हैं तो क्या हम इस अनलॉकिंग के लिए तैयार हैं? कितना बड़ा चैलेंज है, क्या तैयारी करने की जरूरत है लोगों को, क्योंकि मॉल में बहुत भीड़ होती है, धार्मिक स्थल है या आप रेस्टोरेंट की बात करें वहां लोग बैठ के खाना भी खा सकते हैं। तो किस ढंग से एहतियात बरती जाए और क्या एहतियात बरतना जरूरी है? अब फेज 1 ऑफ अनलॉकिंग में पहुंच रहे हैं तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब हम लोगों की बात कर रहे हैं तो आपको अपने आप को भी बचाना है और ये देखना है कि आप से किसी और को इन्फेक्शन ना हो और आप इन्फेक्शन लेके घर पे ना आए, जिससे आपके जो घर वाले हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों चाहे बच्चे हों, उनको भी इन्फेक्शन ना हो। भारत ने लॉकडाउन को समय रहते लागू किया था और इसका नतीजा दिखा भी था। 0 से 1 लाख केस तक पहुंचने में भारत को 111 दिन लगे, लेकिन अगले 15 दिन में ही भारत में 2 लाख केस हो गए। आज भारत में 2.5 लाख से अधिक मामले हैं। प्रतिदिन संक्रमण की रफ्तार के हिसाब से भारत दुनिया में 3रे नंबर पर है और ओवरऑल सूची में 5वें नंबर पर। भारत में कोरोना केस दोगुने होने की रफ्तार दुनिया में ब्राजील के बाद 2रे नंबर पर है। कोई भी देश बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन में नहीं रह सकता, ये आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की मजबूरी है। लेकिन भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े थोड़ा चिंतित करते हैं और फिर मन में ये सवाल आ जाता है कि ऐसे समय में सब कुछ खोल देने में कितना जोखिम है। इस वक्त में क्योंकि हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, दिल्ली और बॉम्बे के अंदर में बहुत लोगों को बीमारी हो रही है, दोबारा लॉकडाउन पॉसिबल नहीं है। इस वक्त में स्ट्रिक्ट हिदायतें देने की ज़रूरत है कि किसी को भी खांसी जुकाम है, बुखार है, वेट का इंतज़ार ना करें, रिपोर्ट का इंतज़ार ना करें, अपने आप को आइसोलेट कर ले। हम मॉल्स और बाकी दुकानें खोल रहे हैं तो इससे क्या होने वाला है
कि जो तंदुरुस्त लोग बाहर जाएंगे मॉल्स में या अपने शॉप्स में, तो वो घर में